नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे दावों का दम। यूपी में 2 चरण का मतदान पूरा हो चुका है और इसके साथ ही इस पर बहस शुरू हो गई है कि इन 2 चरणों में जनमत किधर गया। 2 चरणों के मतदान के बाद अब जीत के दावे शुरू हो गए हैं। बीजेपी और सपा दोनों जीत के दावे कर रहे हैं। इनके दावों का आधार क्या है, किस आधार पर ये अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि 2 चरणों में जाटलैंड और रुहेलखंड में मतदान पूरा हुआ है। पहले चरण में वेस्ट यूपी की 58 सीटों पर वोटिंग हुई है, जिनमें से 53 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। वहीं दूसरे चरण में रुहेलखंड की 55 सीटों पर मतदान हुआ, जहां की 38 सीटें थी बीजेपी के पास। तो निश्चित तौर पर 2017 का क्या प्रदर्शन दोहरा पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ प्रतिक्रिया है, सुनते हैं। और जो गर्मी निकालने वाले नेता थे, उनके समर्थक ठंडे पड़ गए कि नहीं पड़ गए? और दूसरे चरण का वोट देख करके शून्य पड़ गए हैं। और जब रायबरेली वोट डालेगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग शून्य हो जाएंगे। ये बात मैं मान लूं कि न मान लूं? और जो गर्मी निकालने वाले हैं, उनको कल देखा कि नहीं देखा टीवी पे सुबह? उनकी भाप अपने आप निकल गई। अब वो बातें पता नहीं किस बात के लिए कर रहे हैं। और जो कभी कभी धुआं उड़ाते थे, वो धुआं हो गए हैं। हो गए कि नहीं हो गए? पहले और दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी और बसपा का सुपड़ा साफ और भारतीय जनता पार्टी तेजी के साथ 300 सीटों की ओर बढ़ रही है मित्रों, तेजी के साथ। और आज जब तीसरे चरण के प्रचार के लिए मैं आया हूं, लाखन सिंह जी को जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं, तब मैं आप सभी को कहता हूं कि फिर से एक बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। पहले तो देखा आपने कि अब जो दावे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, उसमें कितना दम है, यही हमारी चर्चा है आज की। और निश्चित तौर पर अमित शाह की बात कर लीजिए या अखिलेश यादव की बात कर लीजिए, दोनों को जिस तरह से अभी मैंने सुना, वाकई में दावे और कॉन्फिडेंस तो बोलता है कि यही जीतेंगे। लेकिन जनता जनार्दन ने बटन कहां दबाया है, ये तो जनता जनार्दन जानती है। बहरहाल दोनों ही चरण, पहला और दूसरा, महत्वपूर्ण था। दूसरा चरण निश्चित तौर पर, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य सीटें थी, इसलिए कहीं ना कहीं लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि अब तक का रिकॉर्ड देखें तो समाजवादी पार्टी को वहां से फायदा हुआ है। लेकिन एक ओवरऑल आंकड़ा यदि हम निकाल कर देखें तो निश्चित तौर पर लगता है कि यदि कभी 58 में से 53 सीटें यदि भारतीय जनता पार्टी की आई हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि क्या ये दोहराया जाएगा। 2017 की जो एक सिनेरियो हमने देखा, जो चीजें हमने देखी, क्या वो रिपीट होंगी या फिर बदलाव होगा? ये वाकई में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि तब में और अब में अंतर भी बहुत है। हमने बहुत कुछ देखा है 2017 से 2022 के बीच में। तो निश्चित तौर पर 2021 कह लीजिए, क्योंकि 22 तो अभी शुरुआत ही हुआ है, लेकिन निश्चित तौर पर कई सारी चीजें हैं। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए दीपक कबीर हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राशि साहू हमारे साथ जुड़ी हैं। राशि जी, आपका भी बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभात जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले विवेक जी आपसे ही करना चाहूंगी। अमित शाह को भी सुना,
अखिलेश यादव को भी सुना, और दोनों के ही अपने दावे हैं, दोनों का ही जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो ये कहता है कि अब की बार हमारी ही सरकार, पूरी तरह से हम ही आएंगे। और बाकी सब तो छोड़ दीजिए, मुझे लगता है जितनी बातें की गई थी उस वक्त पे, जो गर्मी दिखा रहे थे, उन्हें भाप में बनते उड़ते देखा गया, मुझे लगता है ये सारी जो बातें थी, ये ठीक है, हो जाता है जब हम बहुत जोश में होते हैं, लेकिन मुझे लगता है फिर भी कहीं ना कहीं इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक जेन्युइन, जब हम लोगों के बीच जाते हैं, वहां आपका संपर्क, वहां आपकी बातें, वहां आपकी लोकप्रियता, वहां आपकी छवि और विकास की बातें, मुझे लगता है इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो ऐसे में 2 चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं, और आप दोनों का ही जिस तरह से दावा है, सपा का भी और बीजेपी का भी, कि हम पूरी तरह से आएंगे, तो उसकी एक सबसे बड़ी और पहली मुख्य वजह मुझे बताइए बस। मैं बहुत सारे पॉइंट्स पे नहीं जाऊंगी, सिर्फ एक बड़ी वजह कोई सी जिसकी वजह से जनता ने दोनों चरणों में पूर्ण बहुमत बीजेपी को दिया हो। देखिए राशि जी, हम जनता के बीच जा रहे हैं, जिस जनता का प्यार आशीर्वाद हमको मिल रहा, वही हमारे विश्वास की मूल वजह है। और वो जो प्यार आशीर्वाद मिल रहा है वो कारण नहीं मिल रहा है। हमने पिछले प्रदेश के 5 सालों में और केंद्र सरकार के 7 सालों में जो अपने शासन के माध्यम से जनता को सुशासन दिया, उस कारण से मिल रहा। जिस तरह से जनता को पूर्ववर्ती सरकारों के गुंडा राज, आतंक राज से मुक्त कराया, उस कारण से मिल रहा। पहला चरण का चुनाव टोटल गन्ना अगड़े में था, दूसरे चरण का चुनाव जो बुंदेलखंड का एरिया है उसमें भी गन्ना प्रभावी उपज है। और जिस तरह से हमने गन्ना मूल्यों का भुगतान निपटाया, चाहे मायावती जी के समय का हो, चाहे अखिलेश यादव जी के समय का हो, चाहे अपने समय का हो, तो एक बहुत बड़ी रिकॉर्ड मात्रा में हमने भुगतान किया। किसानों की सम्मान निधि, गरीबों को 2 बार राशन डबल इंजन की सरकार के द्वारा दिया गया, गरीबों को घर पे रहने के लिए छत, उज्ज्वला योजना में गए, मुफ्त बिजली कनेक्शन, आयुष्मान योजना, सारी योजनाओं का लाभ सीधे गरीबों को देने का कार्यक्रम प्रदेश सरकार की योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा चलाया गया है। और तो और जो लोग पलायन करके चले गए तो उनको घर वापसी, गुंडों का छाती के आगे कच्ची लगा करके थाने में सरेंडर, ये दृश्य उत्तर प्रदेश की जनता दिन पहले नहीं देखे। इस नाते हमें जनता का विश्वास और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। यही हमारे विश्वास की मूल वजह है, जिसके कारण हम कह पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी करने जा रही है। ठीक है दीपक जी, जिस तरीके से विवेक जी ने कहा, आपने भी सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं, मुफ्त राशन, बिजली के लिए, बाकी और चीजें जो उन्होंने गिनाई हैं, ये तमाम चीजें थी जिसकी वजह से जनता ने पूर्ण बहुमत इनको दोनों चरणों में दिया होगा। समाजवादी पार्टी के पास ऐसा क्या लगता है आपको कि मुख्य रूप से महत्वपूर्ण था जिसकी वजह से आपको बहुमत मिला होगा? तो मुख्यमंत्री जो दीपक जी आपकी साबित हो जाता है कि वो उनकी बौखलाहट के। दूसरी बात जो है, ये जो किसानों के आंदोलन को कुचलना था, जिस घमंड के साथ तब उसकी मांगे पूरी होती हैं। लेकिन यहाँ पे किसान कह रहे थे हमने तो कोई आंदोलन किया नहीं, हमने तो कुछ मांगा नहीं, ये कौन सरकार आई है जो जबरदस्ती हमारा भला कर रही है, और हम नहीं चाहते। 700 किसानों की मौत हो गई है, मजाक नहीं है। और उसको जो कुचला गया है जिस तरीके से, तो पूरा पश्चिम का क्षेत्र जो किसान बेल्ट है वो खिलाफ खड़ा हो गया है। बाकी दूसरा जो चरण था, जिस तरीके से नफरत घोली गई है, जिस अभी कोई भी घर उत्तर प्रदेश का ऐसा नहीं है जहां पे बरसी अभी नहीं हुई है। मार्च अप्रैल में हुई कोरोना की मौतें, एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 40-40 हजार रुपए खाली, एक बेड के लिए लोग गिड़गिड़ा रहे थे, एक सांस के लिए। अभी साल नहीं पूरा हुआ है, अभी उनका बरसी वाला श्राद्ध भी नहीं हो पाया है, वो सब ताजा है दिमाग में लोगों के। महंगाई, 1 रुपए बिजली का बिल नहीं माफ किया गया है। तो ये जनता हरा रही है, लेकिन जनता को समाजवादी पार्टी का झंडा मिल गया।
इसलिए ये जो लखीमपुर में आपने मजाक थोड़ी है, किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी, पहले कह रहे हैं वो था नहीं, फिर कह रहे हैं हाँ, हाथरस के अंदर बेटी को जिंदा, वो बेटी को जला दिया बिना परमिट उसके, मिट्टी का तेल डाल के। तो ये जो कुकृत्य करे हैं इन्होंने, जनता डर के चुप बैठी है, इन्होंने डरा रखा है, फर्जी मुकदमे लगाओ, जेलों में डालो, मैं खुद भुक्तभोगी रहा हूं। तो इसलिए जनता एक नहीं, दो नहीं, सारे चरण में इनको हराएगी, क्योंकि जनता को एक पॉजिटिव राजनीति चाहिए, खुशहाली की राजनीति चाहिए। और अखिलेश यादव की एक क्रेडिबिलिटी है, अखिलेश यादव डेवलपमेंट के मामले में जो कहा था वो किया, चुनाव हारे थे अलग बात है, लेकिन वो क्रेडिबिलिटी अखिलेश यादव की बची हुई है। तो अगर अखिलेश यादव ने कह दिया है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, अगर हम रोजगार की गारंटी दे रहे हैं, अगर हम बैकलॉग की भर्तियां देंगे, अगर हम सुरक्षा देंगे, अगर अखिलेश यादव ने कहा है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देंगे, जो लोग परिवारों के लिए सबसे बड़ी राहत है, तो पूरा ढांचा गिर गया है। मतलब लोग बोल नहीं रहे खुल के, लेकिन जब पोलिंग बूथ के अंदर जाते हैं तो चुपचाप बटन दबा रहे हैं। ये लहर चल रही है, और एक साथ दो लहर चल रही है, एक भाजपा को हराने की लहर चल रही है और एक समाजवादी गठबंधन को जिताने की लहर चल रही है। ठीक है। तो दो आप बताइए कौन इनके साथ है, आप बता दीजिए आंकड़े पे। ना जातियां हैं, लोग हैं, ना सरकारी कर्मचारी हैं, ना छात्र हैं, लाठियां खा रहे हैं छात्र, कहां से वोट ले आएंगे? ठीक है, चलिए मैं वापस आती हूँ। राशि जी, कांग्रेस को कहां आंका जाए? मैं तो जब से ये यूपी का इलेक्शन और प्रचार प्रसार शुरू हुआ है, 2 चरण के मतदान भी हो गए हैं, ये बात जरूर सुनने में आई थी कि प्रियंका गांधी ने क्योंकि कमान संभाल रखी है और उन्होंने जो अपना एक घोषणा पत्र वो लाई थी और जिस तरीके से जो वादे महिलाओं के लिए खास तौर पर किए गए थे वो पॉइंट्स बहुत अच्छे थे। लेकिन क्या माना जाए कि एक इतनी बड़ी जगह से सिर्फ उन पॉइंट्स पर कांग्रेस को चुना जाएगा? जैसा कि अभी हमने आका और हम देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रति जनता का जो विश्वास था वो दोबारा आता जा रहा है। जनता चाह रही है कांग्रेस दोबारा से सरकार बनाए। हम हमारी सीटों में हमारी बढ़त जरूर होगी। 10 मार्च को आपको ये आंकड़े देखने में आएंगे और जनता का जो समर्थन हमारी नेता प्रियंका गांधी को मिल रहा है, साथ ही साथ जो बहुत सारी ऐसी विधानसभाएं हैं जहां हमने जो कहा वो करके दिखाया, महिलाओं को टिकट दिए, हम लोग जुमले करते हैं। इन लोग भाजपा सरकार ने और सपा सरकार ने तो कितने सारे जुमले किए, हम लोगों ने मुद्दों की बात करी है, मैनिफेस्टो जो हम ला सकते थे उसी की बात रखी है और कुछ मुद्दे तो हमने पूरे कर भी दिए हैं। लड़कियों को स्कूटी देना, मैराथन, ऐसे इवेंट्स हम करवाते रहेंगे। जनता ने इन्हीं मुद्दों पर हम पर विश्वास दिखाया है। आप 10 मार्च को देखिएगा, संतोषजनक रिजल्ट आएगा और कांग्रेस सरकार अपनी सीटों की बढ़त के साथ साथ ही उत्तर प्रदेश में फिर से आएगी, ऐसा मेरा मानना है और जनता का ये मानना है। किसानों ने, युवाओं ने जो रोजगार के लिए, किसानों ने फसलों के लिए जो संघर्ष किया है, किसान मर रहे, खाद की लाइन में लगे लगे, शिक्षक वर्ग है उनकी भर्तियां नहीं निकल रही हैं और भी युवा बेरोजगार ऐसे घूम रहा है सड़कों पर, लाठियां खा रहा है। इसका कौन जिम्मेदार है? भाजपा सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। किसानों का जो हाल है उसकी जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी चाहिए। बुंदेलखंड जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है, यहाँ आज तक कई गांवों में पानी की समस्या पूरी नहीं करी गई है। यहाँ इनके होम मिनिस्टर आके रैलियां कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आके रैली कर रहे हैं। आप कहते हैं आपने 5 साल काम किया है, अगर 5 साल आपने इतना ही काम किया है तो आपको डोर टू डोर सड़कों पे जाके वोट क्यों मांगने पड़ रहे हैं? आपके होम मिनिस्टर यहाँ पर्चे आके बांट रहे हैं। अगर आपने सच में काम किया है तो आपको इतनी मेहनत तो करनी ही नहीं चाहिए थी। आपने काम किया, जनता आपको वोट देती, लेकिन इन्होंने सिर्फ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों में लड़ाई करवाई, मस्जिद और मंदिर के नाम पर लोगों को बांटा, उसी के बेसिस पे ये वोट मांगने आए। इनका कोई विजन नहीं है, इनके पास ना ही कोई मुद्दे हैं ना ही कोई विजन है। केवल और केवल धर्म के नाम पर इनकी राजनीति और इनकी रोटी सिक रही है। जैसा कि इन्होंने पहले ऐसे धर्म के नाम पर दंगे कराए, फसाद, ऐसा ही इस चुनाव में भी ये धर्म के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं। हमें फर्श से अर्श पे जाने में टाइम लगेगा, लेकिन संघर्ष करने में टाइम लगता है। सच के साथ केवल एक जन खड़ा होता है, झूठ के साथ काफी लोग खड़े होते हैं। वैसा ही अभी कांग्रेस पार्टी के साथ है, संघर्ष कर रहे हैं। जो संघर्ष करते रहेंगे वो आगे तक जाएंगे और हम सरकार जरूर बनाएंगे।
चलिए, निश्चित तौर पर क्योंकि एक लंबा वक्त हो चुका है, कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं रही, लेकिन हाँ, यदि सीटें भी बढ़ती हैं या एक उस लेवल पे भी पहुंचते हैं तो मुझे लगता है एक अच्छा जो कॉन्फिडेंस है या लग रहा है आपको कि आप गेन कर पाएंगे, तो निश्चित तौर पर अच्छा होगा। मैं एक उदाहरण दूंगी बंगाल का, क्योंकि बंगाल में हम हमेशा देखते थे कि टीएमसी के आगे कोई टिकता नहीं था, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ी थी तो यही कहा गया था कि भले ही हारे लेकिन हाँ, खाता तो खुला, सीटें तो उस लेवल पे पहुंची कि लगा कि कुछ परिवर्तन होता है। तो निश्चित तौर पर यदि कांग्रेस भी यूपी में ऐसा करती है या उसकी सीटें आती हैं तो निश्चित तौर पर माना जाएगा कि कुछ तो असर हुआ है। खैर, वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभात जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से 2 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण चरण मुझे लगता है ये रहे, क्योंकि जाटलैंड भी सध गया, रुहेलखंड भी सध गया और मुस्लिम बाहुल्य सीटों में जो पिछली बार का दूसरे चरण का जो मतदान हुआ है ज्यादातर सीटें थी। मुख्य रूप से जो कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि बिजली, मुफ्त अनाज, हमारी योजनाएं, समाजवादी पार्टी कह रही है कि आपने जो कुछ किया है वो आप कर नहीं पाए हैं, झूठ बोलते हैं, क्राइम है, आपके लोग गलत हैं। सिर्फ ये पूरी चीजों का लेखा जोखा है या वाकई में कुछ 2-3 पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं जिस पर पूरा इलेक्शन फोकस्ड हुआ? देखिए राखी जी, इसको समझना होगा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में इन 113 दोनों चरणों के 113 सीटों में 93 सीटें लेके भारतीय जनता पार्टी सबसे प्रचंड बहुमत में 2017 में आई थी। पहले चरण की मैं बात करता हूं जहां पे 58 सीटों में चुनाव हुआ, उसमें 53 सीट भाजपा की थी। और जब ये वोट पड़ा, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो वोट हो रहा है बाइपोलर लड़ाई है, सीधी सीधी अखिलेश बनाम योगी की है, भाजपा और सपा साइकिल की और कमल की नहीं है। अब नाम के आधार पे हम कह सकते हैं सीधे अखिलेश बनाम योगी। और योगी जी ने जिस तरह अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया और घोषणा पत्र जारी किया, उन्होंने बताया कि मैंने 92% काम कर दिया है, तो मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, अगर 92% काम कर दिया है तो प्रदेश के अंदर रामराज आ जाना चाहिए, लोगों के चेहरे मुस्कुराने चाहिए, किसानों को नाराज नहीं होना चाहिए। तो जो पहले फेज का वोट पड़ा, निश्चित तौर पर जाट, दलित, गुर्जर, जिस तरीके से किसानों की नाराजगी थी, 13 महीने उन्होंने लाठियां खाई, सड़कों पे वो रहे, तो अब जब ईवीएम में बटन दबाने की बात आई तो उनके पास मौका था और इस मौके को उन्होंने आक्रोश में परिवर्तन की लड़ाई के लिए और सबक सिखाने की लड़ाई के लिए वोट दिया। तो निश्चित तौर और गठबंधन में आरएलडी जिस तरह से अखिलेश के साथ आई और जयंत चौधरी का जिस तरीके से इस पूरे पहले फेज में, मैं बता रहा हूं आपको कि मेरा अपना अनुमान है कि जयंत चौधरी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और लगभग 25 सीटों पर जयंत चौधरी बढ़त बनाए हुए हैं। अब वो रिजल्ट निकलेगा वो तो बात की बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी का वहां गठबंधन निश्चित तौर पे किसानों की नाराजगी, जो चार्ट वर्क था, इन्होंने खाप पंचायत बुलाई थी, अमित शाह ने पूरा दौरा किया और जिस तरीके से किराना मॉडल वो लेके आए, किराना को लेके आए और दंगे की बात की उन्होंने। और आपने देखा होगा राखी जी कि लगातार प्रधानमंत्री और योगी जी अब कानून व्यवस्था पे आ गए, क्योंकि ध्रुवीकरण की राजनीति उनकी नहीं चली। उन्होंने जिस तरह मुस्लिम वोट को बांटने का प्रयास पहले फेज और सेकंड फेज में किया था, जब ओबीसी पे हमला हुआ तो ओबीसी भी यहाँ आए चुनाव लड़ने के लिए, इस बार मुसलमान बिल्कुल बटा नहीं है। मुसलमान ने यह तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी को कौन सी पार्टी हरा सकती है। और मायावती का बहुत खराब प्रदर्शन, मायावती का भारतीय जनता पार्टी के पास की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई देना, मायावती का जो दलित वोट था वो निश्चित तौर पे पहले और दूसरे फेज में भाजपा से छिटककर साइकिल की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। और दलित और मुसलमान का जो इक्वेशन हुआ, जो गुर्जर वोट था, जिस तरीके से जाटों की नाराजगी थी, जिस तरीके से आपकी किसानों पे गाड़ियां चढ़ाई गई, बाद में टेनी के लड़के आसीम मिश्रा को जमानत मिल गई, तो ये सारी चीजें पहला मौका था। देखिए 2017 का चुनाव एक मोदी जैसे करिश्माई व्यक्ति के चेहरे पर लड़ा गया था। इस बार ये चुनाव, ये मैंडेट योगी का होगा और योगी ने जिस तरह दंगे की बात कहना शुरू कर दी, अब तीसरे फेज में आ गए हैं। 20 तारीख को 58 सीटों का 59 सीटों का चुनाव होने जा रहा है। ये मध्य का बुंदेलखंड का एरिया है पूरा और मुलायम सिंह के गढ़ का एरिया है पूरा, जैसे कहते हैं मैनपुरी, इटावा, ये सब। तो जो पहले और दूसरे चरण में जो चुनाव हुआ, इनकी जो वेव की बात कर रहे हैं, कोई वेव नहीं है। मैं बता दूं राखी जी, क्लीन स्वीप कोई पार्टी करने नहीं जा रही है। दोनों पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है और भारतीय जनता पार्टी को काफी सीटों का टेंट लगा है। इसको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन राजनीति की रणनीति का एक हिस्सा होता है
कि कोई भी अपने आप को हारता हुआ प्रस्तुत नहीं करता है, वो रणनीति के मुताबिक जीतता हुआ प्रस्तुत करता है। जैसे अखिलेश ने कहा मैंने शतक लगा लिया है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा मैंने शतक लगा लिया है, सीटें 113 थी तो आपने दोनों ने शतक लगा लिया, बाकी सीटें कहां चली गई? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 2 फेज का चुनाव बाइपोलर था। सीधे सीधे जो एक पक्ष की नाराजगी थी, किसानों की, जाट की, गुजर की, दलित की, वो दूसरी तरफ जाती हुई दिखाई दी। और निश्चित तौर पे कोविड काल हो, महंगाई का मुद्दा हो, चाहे आपके बेरोजगारी का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दों पे साइलेंट वोटर का मतलब ये नहीं है कि साइलेंट वोटर ने जाके कमल पे फूल खिला दिया। साइलेंट वोटर साइकिल पे भी दे सकता है, उसने हैंड पाइप से पानी भी निकाला है पहले फेस में। तो ये जो सारी चीजें हैं, अब जो तीसरा फेस आ गया है, आपने राखी देखा होगा कि जब ये ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई, हिंदू मुसलमान नहीं हो पाया, भारत पाकिस्तान नहीं हो पाया, तो अब उन्होंने एक गजवे हिंद की बात कल योगी जी ने कही। और अभी भी जिस तरीके से ध्रुवीकरण का प्रयास किया जा रहा है कि ये 5 फेज जो हैं, इन 5 फेज के चुनाव में हिंदू ना बटे और मुसलमान वोट का ध्रुवीकरण हो और हिंदू मुसलमान का पोलराइजेशन हो। मंदिर मुद्दे का आपने देखा होगा, मंदिर के 3D एक फिल्म जारी की है कि मंदिर कैसा होगा, भव्य मंदिर होगा, ये 2 दिन पहले जारी की गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी पूरे कील काटे 5 इस चरण में। और राखी जी, तीसरा चरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरे चरण में 59 सीटों में 48 सीटें भाजपा की थी। तो सारे फेस में भारतीय जनता पार्टी की कड़ी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि उनको अपनी सीटें बचानी है। क्या वो इतनी सीट बचा पाएंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल ठीक है। चलिए विवेक जी अपनी बात रखिएगा। देखिए राखी जी, प्रभात जी जैसा कह रहे थे कि ये हमारे लिए तीसरे चरण का चुनाव अग्नि परीक्षा है, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम अग्नि परीक्षा तो अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में भी दे रहे हैं और केंद्र शासन के 7 साल से दे रहे हैं। और सारी अग्नि परीक्षाओं में भारतीय जनता पार्टी खड़ी उतरी है। हमने जो पिछले 2017 में घोषणा पत्र में वादे किए थे, उनमें 92% वादों पे हमने अमल किया है। और प्रभात जी जैसा कह रहे थे कि राम राज्य आ जाना चाहिए, राम राज्य कोई एक दिन में नहीं आ जाता। हाँ, हम उस ओर बढ़ रहे हैं। प्रभात जी बड़े बड़े पत्रकार है, उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है इस प्रदेश को कायदे से। क्या इन्होंने किसी अपराधी के द्वारा छाती पे तख्ती लगा करके जानते हुए देखा शादी में सरेंडर करने के लिए? ये दृश्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखा गया। इन्होंने देखा था कि मायावती के शासन में मुख्तार अंसारी डीजीपी ऑफिस घूम रहे थे, लेकिन हमारे शासन में जेल में पड़े अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। ये आतंकवादियों की सजा कराने वाली सरकार है। और जैसा कि योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट किया कि हम देश विरोधी भावनाएं जो भी लोग मन में पाले हुए हैं, गजवाए हिंद का जो विचार है वो कयामत के दिन तक सफल नहीं होने वाला है। बहुत साफ संदेश है भारतीय जनता पार्टी का कि हम सनातन संस्कृति को लेकर चलते हैं, हिंदुत्व को लेकर चलते हैं और राष्ट्रवाद हमारी विचारधारा का मूल है। हम अपनी विचारधारा से आगे बढ़ रहे हैं और हमें जन सामान्य का समर्थन हासिल है। हमने जनता के लिए काम किए हैं। हमारा साफ साफ कहना है कि विकास सबका, तुष्टीकरण किसी का नहीं। और हम जो संकल्प 2022 के लिए लेके आए हैं अगले 5 सालों के लिए, उसमें हम कायम हैं। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। हम उन संकल्पों पे काम करेंगे और हमें जनता पूरी तरह से अपना आशीर्वाद देने जा रहे हैं। हम पिछले दिन बहुमत था, उससे प्रचंड ठीक है। बहुमत। दीपक जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से। ठीक है। देखिए, हम केवल 2 तथ्य रख के दे रहे हैं। पहली बात तो जहां से मुख्तार अंसारी का नाम लिया, अखिलेश यादव ने तो पिछले कार्यकाल से ही तमाम लोगों को किनारे कर दिया था। डीपी यादव तमाम सारे लोगों को टिकट नहीं दिया था, लेकिन मुख्तार अंसारी का आप नाम ले रहे हैं, लेकिन 25,000 के इनामी बदमाश क्रिकेट मैच खेलते हुए वीडियो अभी आप करिए, गूगल मिल जाएंगे, चुनाव प्रचार करते हुए। एक बच्ची, वो लड़की जिसकी अपराधियों के घर में शादी हो गई थी, खुशी दुबे, उसको किस इल्जाम में आपने जो है इतना तबाह कर रखा है? कुलदीप सेंगर का किस्सा जिसने पूरे परिवार को मरवा दिया। और सब छोड़िए, तेनी मिश्रा के लड़के को जमानत कैसे 1 महीने में मिल गई और जिसने 4 लोगों पे गाड़ियां चढ़ा दी हो। आप मजाक समझ रहे हैं इस देश को?
और जबकि मामूली केसेस में छात्र यहाँ के यूएपीए में बंद पड़े हुए हैं। तो ये इनका कोई कानून नहीं है, जिसको जो दुश्मन मान ले उसको खत्म करना है। बायस है। मुख्यमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, वो देश का होता है। लेकिन ये पार्टी के चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा रखी हैं। यहाँ पे राजेश्वर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी अधिकारी बनी हुई है। योगी के चुनाव के दिन जो है इंटरव्यू वायरल हो रहे हैं, मोदी जी रैली कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं। ये लोकतंत्र बचा रखा है, इसलिए ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का है। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, मैं आप सभी को बीच में रोकूंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक बात बहुत महत्वपूर्ण थी कि दावों का दम। अब दावे तो बहुत किए गए, पहले भी किए गए, अभी भी किया जा रहा है। अब इनमें दम कितना है, मुझे लगता है ये तो नतीजे ही बता पाएंगे, क्योंकि एक बात तो बहुत साफ हो चुकी है कि यदि हम ये सोचें कि वापस पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी की जितने में से जितनी थी वो मिल जाएंगी, तो निश्चित तौर पर अग्नि परीक्षा है। उनको वो सीट बचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि समाजवादी पार्टी बहुत सारे लोगों से गठबंधन लेकर चली है और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव दिख सकता है। बहरहाल क्या होगा ये हम कुछ नहीं कह सकते, ये सिर्फ इसका नतीजा जो आएगा 10 मार्च को जनता ही देगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।